To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. प्रिय भैया बहनों, कुछ दिन पहले आपके समक्ष एक वीडियो हम लोगों ने भेजा था, जिस वीडियो में वाक्य रचना के बारे में बृहद जानकारी दी गई थी। बृहद जानकारी का अर्थ होता है कर्ता के भिन्न भिन्न रूपों को चार्ट के माध्यम से बताया गया था और क्रिया के भी वर्तमान काल के रूपों को चार्ट से बताया गया था। उसमें बताया गया था कि कर्ता का जो उस नंबर हम डाल के बताए थे कि कर्ता अगर 1 नंबर का होगा तो क्रिया भी 1 नंबर की होनी चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया था। आप लोग समझ भी गए होंगे, छठा से ही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ लोग तो 5वां चौथा में भी इस बात को जाने होंगे। बस मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी ये जानकारी जो आपके मस्तिष्क में है वो पक्की हो जाए कि कर्ता के साथ क्रिया का जो मेल है वह एकदम दुरुस्त होना चाहिए। उस पद्धति में कोई शंका किंतु परंतु मन में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष की एक वचन में जितने भी सर्वनाम हमने डाले थे उसके अलावे जितने संज्ञा पदानी है, संज्ञा अर्थात होता है जिस किसी वस्तु का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, वो सभी संज्ञा होते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, पलंग, कुर्सी, टेबल, किताब, अलमीरा, लाइट, पंखा, बिजली, ये सभी संज्ञा है। तो जितने भी संज्ञा होंगे वो सर्वनाम के साथ प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। तो अगर प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। अगर एक वचन का होगा तो एक वचन की क्रिया लगेगी, द्विवचन का होगा तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, बहुवचन का होगा तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। यानी छोटे से भाव में ये समझना है कि यदि अस्मद शब्द यदि आए, जैसे अहम, आवाम, वयम, तो वह उत्तम पुरुष है। और युष्मद शब्द आए यदि त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम लोग, तो ये मध्यम पुरुष है। इन दोनों पुरुष के अलावा जितनी भी कर्ता हो सकते हैं वो सभी कर्ता प्रथम पुरुष की होती है। ये कान खोल के दिमाग में बिठा लेना है स्पष्टतः। ये अंतिम समय तक यह याद रखना है। हमारा ध्यान सिर्फ अब उधर जाना है कि क्रिया कभी कभी वर्तमान काल में रहती है, कभी भूतकाल में रहती है, कभी भविष्य काल में रहती है। तो क्रिया का रूप बदल जाएगा। जैसे वर्तमान काल का है तो वर्तमान लट लकार का 9 स्वरूप जो है वो आएगा। यदि कर्ता यदि क्रिया यदि हमारे पास भूतकाल की है तो भूतकाल लंग लकार का आएगा। क्रिया यदि हमारे पास लिट लकार का है तो लिट लकार का आएगा। ये बातें हम उस दिन पिछले वीडियो में बताए थे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को पुनः देखिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में कई कारक आते हैं। जैसे कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है। तो ये सब के लिए मैं होमवर्क उस दिन दिया था कि आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, ताकि वाक्य में आप यह पहचान सके कि आपका जो शब्द है कर्ता और क्रिया के अलावे उसमें करण कौन है, कर्म कौन है, या कर्म है या करण है या संप्रदान है या अपादान है। यह आपको ज्ञात होना, आपको पहचानना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पहचानने का तरीका है कि आपको कर्ता कारक की परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे, और पहचानेंगे नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि अगल बगल में भी यदि कोई अपरिचित आदमी है तो आप पहचानते नहीं हैं। जब तक उसका नाम पता हम नहीं जानते हैं तब तक किसी भी अपरिचित व्यक्ति को हम अपने घरों में नहीं लाते हैं। उसी प्रकार यदि हम कारक के भिन्न भिन्न स्वरूपों को यदि पहचान लेते हैं तो चुनाव करने में हमको आसानी होगी। तो पहले तो हम जाने कि कर्ता के लिए जो परीक्षा में सूत्र आते हैं वो देखिए जरा। यहाँ पर सूत्र है क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया संपादकः कर्ता। ऐसा अगर सूत्र लिखा होगा परीक्षा में तो आपको लिखना होगा कि क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। आपको याद भी है कि क्रिया करने वाले को हम, क्रिया संपादकः कर्ता का अर्थ होता है क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। ये सूत्र का हिंदी लिखना है आपको। दूसरा है कि कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा का अर्थ होता है कि कर्ता कारक यदि हमने परिचय कर लिया कि कर्ता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। और कर्ता जो होता है स्वतंत्र होता है। उस दिन ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था कि कर्ता जो है वह स्वतंत्र होता है। यदि वाक्य को शुद्ध करना है हमको, जैसे अहम पठामि वाक्य है तो ये शुद्ध है, और लिखा हुआ है त्वम पठसी तो भी शुद्ध है। यदि लिखा हुआ है कि तौ पठता
ये भी शुद्ध है। यदि उसमें वाक्य हमको मिल जाता है सह पठन्ति, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। सह प्रथम पुरुष एक वचन का है और पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो हमारा कर्तव्य होगा इस कर्तरी प्रथमा कर्ता स्वतंत्र के आधार पर कि कर्ता स्वतंत्र है, यानी हम सह को नहीं बदल सकते, हम पठन्ति को बदलेंगे। तो हम लिखेंगे सह पठति। यदि कोई निर्देश नहीं है तब, यदि निर्देश है कि नहीं कर्ता ही बदलिए, तब ठीक है, वो हमारी जानकारी लेना चाहता है कि हमारे पास कर्ता का ज्ञान है कि नहीं। नहीं तो नियम कहता है कि कर्ता को नहीं बदलना है, सह नहीं बदलेगा, पठन्ति बदलेगा और पठति आएगा। ये कर्ता स्वतंत्र के स्थान पर आता है। अब प्रथमा विभक्ति में इतना ही सूत्र हमको जानना है। अब कर्म कारक का है कर्तु इप्सित तमम कर्म, ये हमारा सूत्र पहले से ही कर्म कारक की परिभाषा है। कर्तु कर्ता के द्वारा, इप्सित मतलब सबसे ज्यादा अभीष्ट, और तमम मतलब सबसे ज्यादा। इप्सित मतलब अभीष्ट और तमम मतलब सबसे ज्यादा। तो कर्ता के द्वारा जो सबसे ज्यादा इप्सित है, अभीष्ट है, उसको हम कर्म कारक कहते हैं। ये कर्म कारक की परिभाषा है। और दूसरा सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया यानी कर्म कारक जिसका होगा उसको हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ये परीक्षा में यदि सूत्र आएगा तो इतना ही लिखना है, कर्मणि द्वितीय का अर्थ होता है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तीसरा सूत्र जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वह है अभितः परितः। आपके किताब के पृष्ठ संख्या 135 में देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया। ये द्वितीय कारक बताया है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो एक सूत्र है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, अर्थात इस प्रकार के जो शब्द आएंगे, अभितः मतलब दोनों ओर, यहां लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा किताब पर ठीक से। अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, समय मतलब पास, निक्सा मतलब पास, हा मतलब विस्मयादि बोधक, और प्रति शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय पर अभितः यानी विद्यालय के चारों ओर, गृहाणि सन्ति घर है, ऐसा सूत्र लिखा हुआ है, उसका अर्थ भी है। यह सूत्र आपको जानना चाहिए। इसके बाद है एक सूत्र है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया का यदि कोई विशेषण है, मतलब क्रिया विशेषण जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो है वह क्रिया का विशेषण है। तो क्रिया के विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। सह मंदम मंदम चलती, इसका उदाहरण यही देना है, क्रिया विशेषणे द्वितीय, अर्थात क्रिया के विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। अब तीसरा सूत्र जो है द्वितीय कर्म कारक का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा सूत्र है। प्रति अनुधिंग स्थान, यहां पर सूत्र है, ये देखिए, प्रति अनुधिग निक्सा अंतरा अंतरेन यावद भी, यानी प्रति पीछे, और अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिक्कार, निक्सा मतलब निकट, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेन मतलब बिना, यावत मतलब तक, ऐसे शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। यह इस किताब में उदाहरण दिया हुआ है। आप इस पृष्ठ संख्या 135 को पढ़ेंगे तो कर्म कारक के ये पांचों सूत्र आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है तृतीया विभक्ति। तो भैया बहनों, मैंने तृतीया विभक्ति के बारे में चर्चा की थी कि तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है करण कारक। करण कारक का अर्थ होता है जो क्रिया के सिद्धि में अत्यंत सहायक हो, जिसके सहायता के बिना कार्य संभव नहीं है, उसको हम साधन कहते हैं। तो साधन को ही करण कारक कहा गया है। सूत्र कहता है साधक तमम कर्णम, अर्थात करण कारक में जो साधन है वो सबसे ज्यादा जो सहायक है। करण मतलब क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक है, उसको हम करण कारक कहते हैं। अगर ऐसा सूत्र आपसे पूछा जाए तो उसका अर्थ यही होता है कि क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक है, तमम अत्यंत सहायक है, उसको हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीय विभक्ति, सूत्र का यही याद है कि करण कारक में तृतीय विभक्ति, करण तृतीया, अर्थात करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। यह स्पष्ट है।
ये इसका हिंदी भी यही होगा। एक उदाहरण दे देना है, रामेण सीता बनम गच्छत व अहम कलमेन लिखामी, ऐसा कोई तृतीया विभक्ति का एक वाक्य का उदाहरण दे देना है। अब ये मूल चीज यहाँ पर है, यहाँ पर हम बहुत गड़बड़ करते हैं। साहर्थे तृतीया यानी स एक अव्यय है, अव्यय मतलब जिसका कोई रूप नहीं बदलता है, तो ये अव्यय है। उसका हिंदी अर्थ होता है साथ। इस साथ जब आए, जिसके साथ आए, उसमें हम तृतीया विभक्ति ही लगाते हैं। जैसे वह मेरे साथ खेलता है, तो मेरे यह संबंध कारक है, लेकिन साथ है इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति है, मया सह। यदि राम के साथ जाता है तो के जो है वो संबंध कारक है, लेकिन यहां पर साथ है तो रामेण सह होगा। ये मूल चीज है। सह जहां भी आए, जिस रूप में भी आए, यदि उसको हमको संस्कृत अनुवाद बनाना है तो जिसके साथ आए उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। ये मेरा ये कर्म कारक और करण कारक की बात आई। इस आधार पर आप वाक्य रचना, ये कारक का जो चुनाव होता है वो हम शब्द रूप से करते हैं। किसी भी शब्द रूप को आप देखिएगा, आपको हम अर्थ लिखवा चुके हैं शब्द रूपों का, तो उसमें देखिएगा प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, नीचे तक सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक तक है। तो यदि कर्म कारक हम पहचान लिए तो हम द्वितीय विभक्ति में से लेंगे, यदि करण कारक पहचान लिए तो हम तृतीय विभक्ति में से लेंगे। आगे जब विषय आएगा सिलेबस के हिसाब से संप्रदान कारक तो फिर चतुर्थी विभक्ति से लेंगे, अपादान आएगा तो पंचमी विभक्ति से लेंगे। ये धीरे धीरे जैसे जैसे जिस महीने में जो सिलेबस आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इतने सूत्रों को आप फेयर पुस्तिका में आराम से स्वच्छ साफ तरीके से ब्लू ब्लैक इंक बदल के, यानी एक इंक से सूत्र लिखिएगा, दूसरे इंक से उसका अर्थ लिखिएगा, फिर अंक बदल के उसका उदाहरण लिखिएगा। इतना काम आप करके रखिएगा। जब आपसे फेयर मांगा जाएगा तब आप फेयर जमा करिएगा। धन्यवाद।